अब अपनी एक क्लास चलेगी जो, तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म से शुरू कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग आपने पास में क्या कुछ पढ़ा है उस सब से चीजें थोड़ी बहुत कनेक्टेड रहेंगी। जो चीजें अपने को प्री रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर मोस्टली, दैट इज द MHI इफेक्ट, जो कि हमने क्लास 11 में काफी डिटेल में पढ़ा है। MHI इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी रहेगा। उसके अलावा जो अपना रहेगा, जो हमने बेसिक्स ऑफ GOC एंड रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़े थे, बिल्कुल बेसिक हिस्सा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन एक बेसिक हिस्सा जो था वो हमें इस क्लास में उसकी ज़रूरत रहेगी। ओके नाउ इसमें मुझे, जहाँ से मैं शुरू करूँगा, एक सिंपलेस्ट मैकेनिज्म का जो मीनिंग होगा और उस मीनिंग के अंदर हम लोग मैकेनिज्म को कैसे एलैबोरेट करते हैं। अगर मुझे एक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है तो मेरे पास कौन कौन से काम की चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जिसके अंदर एक रिएजेंट डाला जाएगा, एक सुटेबल सॉल्वेंट हमारा होगा। वो सॉल्वेंट हमारा डिफरेंट मीडियम की फॉर्म में हम यूज करेंगे, कभी पोलर, कभी नॉन पोलर, कभी एसिडिक, बेसिक वगैरह वगैरह। सॉल्वेंट प्लस कैटलिस्ट कभी कभार रिक्वायर्ड हो सकता है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, कैटलिस्ट एक ऑप्शनल चीज है। प्लस कभी कभार कुछ टेम्परेचर कंडीशन, वो भी ऑप्शनल चीज है, कभी मेंशन करते हैं कभी नहीं करते। और सामने जो बन के आता है उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, उसको हम नाम दे देंगे अपना प्रोडक्ट जो बन के आएगा। प्रोडक्ट्स कैन बी फर्दर, दे कैन बी मेजर प्रोडक्ट्स एंड दे कैन बी माइनर प्रोडक्ट्स। नाउ दिस थिंग वी कैन कॉल इट एज, ये हमारे रिएक्शन का एक सिंपलेस्ट सा ओवरव्यू होगा कि एक रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है। और हर चीज इस रिएक्शन की जो है वो हमारे लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जैसे कि सबस्ट्रेट की अगर बात करें तो सबस्ट्रेट हमारे, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं वो सब एक्चुअल में सबस्ट्रेट्स हैं। जैसे बात करें हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये हमारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं। या हमारे पास हेलो एल्केन्स हमारे सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं, या एल्कोहल्स हमारे सबस्ट्रेट्स हैं, या एल्डिहाइड कीटोन्स हमारे सबस्ट्रेट्स हैं। सबस्ट्रेट मतलब वो आदमी जिसको आप रिएक्ट करने के लिए लेकर जा रहे हो, जिसको किसी चीज से आप रिएक्ट करवाने के लिए लेकर जा रहे हो। दूसरी चीज जो है, रिएजेंट की अगर बात करें तो रिएजेंट वो आदमी है जो कि आप अपने सबस्ट्रेट पर डालोगे। जैसे कि इट कैन बी एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, शायद तक KMnO4 डाल रहे हो आप, शायद तक H2 विद निकल डाल रहे हो रिड्यूस करने के लिए, या शायद तक कोई एसिड हो सकता है, या शायद कोई बेस हो सकता है, या GOC के अंदर हमने कुछ नाम सुने थे, शायद कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है जो अटैक करने के लिए आ रहा हो, शायद कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जो अटैक करने के लिए आ रहा हो, शायद कोई फ्री रेडिकल हो सकता है जो कि अटैक करने के लिए आ रहा हो। तो ये हमारे रिएजेंट्स हैं। इनमें से कोई रिएजेंट किसी सबस्ट्रेट पर ऐड किया जा सकता है। सॉल्वेंट क्या कर सकता है वो चीज हम आने वाले इसके अंदर देखते जाएंगे। और बदले में जो बनकर आएगा वो प्रोडक्ट, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में मेजर या माइनर या टेम्परेचर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, या कभी किसी कंडीशन से कंट्रोल हो सकता है, कभी किसी की स्ट्रक्चर से कंट्रोल हो सकता है, या कभी किसी की स्टीरियोकेमिस्ट्री से कंट्रोल हो सकता है। तो ये वो चीजें जो हमें आउटपुट के तौर पर दिखेगी। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट ओवरव्यू हाउ अ रिएक्शन मे अपीयर टू यू। नाउ इसी में फर्दर एड ऑन करते हुए, there was a topic in GOC which we called as types of reactions। कितने तरह के टाइप्स हमने सिर्फ उनके नाम सुने थे क्लास 11th में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक नाम था एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक नाम था सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, एक नाम था एलिमिनेशन। ये तीन हमारे मेजर टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इनके अलावा मिसलेनियस रिएक्शंस चैप्टर बाय चैप्टर हमारे सामने आते जाएंगे। उनमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, कोई एसिड बेस रिएक्शन होगा, शायद कोई रीअरेंजमेंट का रिएक्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर चैप्टर्स में आते जाएंगे। ओके नाउ जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो हमारा है, एक तो सब्स्टिट्यूशन, नाम उसके अंदर कॉमन आ गया कि हम तीन तरह के टाइप्स में से पहला टाइप उठा रहे हैं, दैट इज
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो हमें उठाना है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक। दैट मीन्स हम न्यूक्लियोफाइल द्वारा किसी को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये हमारे चैप्टर का मेन नाम हो गया, दैट इज SN रिएक्शंस। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। मैं एक डेफिनेशन आपको बोल रहा हूँ, आप वो डेफिनेशन नोट करोगे, जस्ट लाइक आप अपनी क्लास में जैसे नोट करो वैसे नॉर्मल मैंने बोला था क्लास बुक नोटबुक लेके बैठो साथ में। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज कमिंग फॉर द न्यूक्लियो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट डाउन, व्हेन अ ग्रुप और एटम, when a group or atom connected to carbon, who is there, just a second, अभी भी कोई अनम्यूट रहा हुआ है क्या? Okay, everyone is muted now. Okay, तो अभी इसके अंदर हमारा चला था when a group or atom connected to carbon is substituted, when a group or atom connected to carbon is substituted by any other atom or group, so we call this as substitution. Okay, इस रिएक्शन का नाम हमने substitution रखा है. Okay, someone is writing आवाज इको हो रही है, ठीक है. When a group or atom is connected to C substituted by any other atom, this reaction will be called as substitution. Substitution करने के लिए न्यूक्लियोफाइल अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो रिएक्शन हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अगर इलेक्ट्रोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा तो रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर फ्री रेडिकल किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा तो रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ अभी हम इन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम केवल न्यूक्लियोफाइल में इंटरेस्टेड है. So the second definition comes for what is a nucleophile. Write down the second definition. What is a nucleophile? Write down an electron rich species. It's an electron rich species which is capable of donating electron pair to an electron deficient site. Now मैं यहाँ पर एक add on कर रहा हूँ, electron deficient site other than hydrogen या other than H+. यानी कि मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट चलेगी, लेकिन H+ को मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट फॉर न्यूक्लियोफाइल नहीं मानूंगा, क्योंकि आने वाले समय में जब कभी बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा तो यही मेरा सबसे बड़ा डिफरेंस बनने वाला है. तो मैं आज ही एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं कि हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. थोड़ा सा इसको केमिकल बॉन्डिंग से आप रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ऐसी ही डेफिनेशन लुइस बेस की भी थी. लुइस बेस भी यही डेफिनेशन देता था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं वो लोग लुइस बेस हैं, लेकिन बेस और न्यूक्लियोफाइल का जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस भी आज हम एक इनिशियल लैंग्वेज लिख के छोड़ देते हैं, फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिटेल में डिफरेंस आएगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड base. Difference between nucleophile and base. Right now we are into the second slide. Is someone having an issue तो वो raise hand कर सकता है. I'm waiting for the hand to raise. किसी को कोई अगर दिक्कत आ रही है तो. Okay, then I'm continuing further. अब इसके अंदर मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आपकी विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी. ओके, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में मेजर डिफरेंस क्या आएगा, दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन deficient
site other than H plus nucleophile, it attacks electron deficient site other than H plus, whereas the base attacks on H plus. ओके, अब ये चीज थोड़ा सा अच्छे से समझ लेनी है. राइट डाउन अ स्टेटमेंट दैट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स कैन एक्ट as a base and vice versa. All nucleophiles can act as a base and vice versa depending on the reaction conditions. Now those conditions we will be discussing in future. You don't worry about that. वो H प्लस पर भी अटैक कर सकता है या किसी H प्लस के अलावा डेफिशिएंट साइट पे. जो जैसा अटैक करेगा वैसा ही उस आदमी का नाम पड़ जाएगा. एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं. वो कॉमन सा एग्जांपल ये है कि किसी रिएक्शन में फॉर एग्जांपल OH माइनस आया और रिएक्शन के दौरान उसने सबस्ट्रेट में से H प्लस को ग्रैब कर लिया. अगर OH माइनस ने H प्लस को ग्रैब किया तो उस रिएक्शन में वी विल कॉल OH माइनस, इट इज एक्टिंग एज बेस, क्योंकि इसने रिएक्शन के दौरान H प्लस ग्रैब करने का काम किया. लेकिन वहीं एक दूसरे रिएक्शन में OH माइनस आया और इसको कहीं कार्बन के ऊपर कोई डेल्टा प्लस चार्ज दिख गया, डेल्टा प्लस या पूरा प्लस, कुछ भी एक डेफिशिएंसी दिख गई और OH माइनस उस डेफिशिएंसी पर चला गया. मतलब कि उस दिन हम बोलेंगे OH माइनस इज एक्टिंग लाइक न्यूक्लियोफाइल. तो इसका मतलब हम आज ये नहीं कहेंगे कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है या बेस है. हम तो उस दिन का वेट करेंगे जिस दिन ये रिएक्शन करेगा. रिएक्शन के अंदर देखेंगे कि रिएक्शन करते वक्त इसने H प्लस पे अटैक किया था या कार्बन पे. अगर H पे अटैक किया तो ठप्पा लग जाएगा बेस का, कार्बन पे अटैक किया तो ठप्पा लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल का. जो जैसा काम करेगा वैसी उसकी आइडेंटिटी बनेगी. और कौन कैसा काम करेगा ये रिएक्शन की कंडीशंस डिसाइड करेंगे जो हम फ्यूचर में लिस्ट डाउन करेंगे. ओके, अब मैं स्लाइड नंबर 2 पे 30 सेकेंड्स के लिए रुक रहा हूं. किसी को भी स्लाइड नंबर 2 को देखने में दिक्कत आ रही है, उस पे से कुछ नोट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो वो कर लो. और अगर कोई इश्यू है तो मुझे चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हो या रेज हैंड कर सकते हो. 30 सेकेंड्स के बाद में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊंगा. किसी का डाउट आया था कि नोट्स दिए जाएंगे. यस, क्लास खत्म होते ही आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा, प्लस आपको जो है वो वीडियो भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा. हमने स्काइप ग्रुप बना रखा है, स्काइप ग्रुप के ऊपर आपको सारा का सारा क्लास मटेरियल आपको वहीं पर मिल जाएगा. ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट स्लाइड. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आया. यहाँ हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या थी. नाउ विल बी गोइंग इनटू कैटेगरीज ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब हमने ये तो देख लिया कि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है जो कि किसी आदमी को जाकर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन देने वाला है. अब वो डोनेशन देगा तो डोनेशन देने वाला आदमी लोन पेयर लेके बैठा है, ये बात गारंटी है, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा वो डोनेशन कैसे देगा. तो अब लोन पेयर लेने वाले लोग कैसे ऐसे हो सकते हैं. दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड और दे कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो. दोनों किस्म के न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं. अगर मैं नेगेटिवली चार्ज की बात करता हूं तो नेगेटिवली चार्ज में जितने भी आपके हेलाइड आयंस हैं एक्स माइनस, वो लोग लोन पेयर लेके बैठे हैं और नेगेटिवली चार्ज हैं. आपके पास OH माइनस लोन पेयर भी लेके बैठा है और वो नेगेटिवली चार्ज है. आपके पास CH3 माइनस, CH3O माइनस मिथॉक्साइड आयन, आपके पास PHO माइनस फिनॉक्साइड आयन, NH2 माइनस अमाइड आयन, ये सारे लोग जो हैं ये सब नेगेटिवली चार्ज है. इवन H माइनस हाइड्राइड आयन नेगेटिवली चार्ज है और लोन पेयर लेके बैठे हैं, इसलिए ये लोग नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स बोले जाएंगे. दैट मींस दे आर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूट्रल के अंदर जैसे वाटर है, वाटर लोन पेयर लेके बैठा है लेकिन कोई चार्ज नहीं है उसके सरफेस पे. अमोनिया है, लोन पेयर लेके बैठा है लेकिन कोई चार्ज नहीं है. कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन है RNH2, लोन पेयर लेके बैठा है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, RNH R डैश.
ये सब वो है जो कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है। ओके, देन एक और स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स, ये ऐसे लोग हो गए एक तरह से मैं बोल सकता हूं जिनके पास मल्टीपल अटैकिंग साइट्स हैं, मतलब इनके पास अटैक करने के लिए एक से ज्यादा पोजीशंस हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड आयन की अगर मैं बात करूं तो सी पर माइनस है, एन पर लोन पेयर है, मतलब कार्बन पे भी लोन पेयर तो है। दैट मीन्स कार्बन या नाइट्रोजन में से कोई भी आदमी एक डेफिशिएंट साइट पर जाकर अटैक कर सकता है, चाहे तो नाइट्रोजन कर दे और चाहे कार्बन जाकर अटैक कर दे। तो अगर दोनों में से कोई भी अटैक करता है तो रिएक्शन के अंदर दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे। एक बार इस बॉक्स का बॉन्ड नाइट्रोजन से बन सकता है या इस बॉक्स का बॉन्ड कार्बन से बन सकता है। तो सिंस द अटैकिंग स्पीशी वाज हैविंग मल्टीपल अटैकिंग साइट्स, इसलिए ऐसे लोगों को हमने नाम दे दिया एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल्स। डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन, वो लोग हम लोग कंडीशंस खुद डिस्कस करेंगे। कंडीशंस के हिसाब से कभी नाइट्रोजन अटैक कर सकता है और कभी कार्बन अटैक कर सकता है। ओके, इसी लिस्ट में एक दूसरा एग्जांपल और लूं। सो देयर इज HCN माइनस which we call as thiocyanate ion. This is thiocyanate ion. ऐसा ही एक और एग्जांपल है OCN माइनस, O पे माइनस और नाइट्रोजन पे ये, वी कॉल इट एज साइनेट आयन। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि इनके अंदर भी मल्टीपल अटैकिंग साइट्स है। नाइट्रोजन चाहे तो अपने लोन पेयर से किसी पे अटैक कर दे, या सल्फर चाहे तो अपने लोन पेयर से किसी पे अटैक कर दे, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। अगेन वी कैन नेम इट एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कब कौन अटैक करेगा उससे उसका डिसीजन होगा। ओके, नाउ अब इसमें एक और चीज आती है, सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स भी अपना पाई बॉन्ड किसी को डोनेशन में दे सकते हैं। जब भी एल्कीन अपना पाई बॉन्ड किसी को डोनेशन में दे रहा है तो इसका नाम भी कहलाया जाएगा न्यूक्लियोफाइल, whenever it is donating its pi electron to someone. ओके, ऐसा ही काम एल्काइन भी अगर कभी अपना पाई बॉन्ड किसी को देता है तो वो भी उसके अंदर क्या कहला सकता है, न्यूक्लियोफाइल, अगर उसने किसी को अपना पाई बॉन्ड डोनेशन में दिया। देन बेंजीन का जो पाई क्लाउड है वो भी कभी किसी को अटैक करने के काम आ सकता है, तो बेंजीन भी कभी कभी हम यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों लोग भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं। अभी तक लोन पेयर वाले तो सारे लोग हम देख ही रहे थे। लोन पेयर के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि लोन पेयर नहीं है लेकिन उनके पास डोनेट करने लायक पाई इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, और वो पेयर अगर वो डोनेशन में दे देंगे तो ऐसे लोगों को हम न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। ओके, नाउ मैं थर्ड स्लाइड से आगे बढ़ूंगा, उससे पहले फिर से तुम्हें हल्का सा समय दे रहा हूँ। किसी को कुछ भी कॉपी करना है तो कॉपी कर लोगे, और उसके बाद में मैं थर्ड स्लाइड पे मूव करूंगा। और किसी को कोई इशू है तो व्हाट्सएप या रेज हैंड के अंदर जा सकता है। ओके ऋषित, तुम्हारा है, कुड यू एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट। मैं ऋषित तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार तुम बताओ तुम्हें कौन से के अंदर दिक्कत आ रही है। एक सेकेंड। So could you explain the last one again? ऋषित कौन सा वाला लास्ट पॉइंट, ये So donation of pi bonds. डोनेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, नाउ लिसन एवरीवन, इसके अंदर क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन का ही क्लाउड है। जब हम लोन पेयर डोनेशन की बात कर रहे हैं तो लोन पेयर डोनेशन का मतलब ही इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन था, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अगर किसी को डोनेट किया जा रहा है तो वो भी तो एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनर ही हो गया ना। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का नाम ही हमने इलेक्ट्रोफाइल रखा था। तो काफी लोग न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि जिसके पास लोन पेयर है केवल वही न्यूक्लियोफाइल है। बट न्यूक्लियोफाइल इज समवन विच इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। रिच होने के लिए लोन पेयर अपने आप में एक रिचनेस है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना भी एक रिचनेस की ही निशानी है। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, ऋषित मैं तुम्हें वापस से म्यूट कर रहा हूँ, तुम कहाँ भाग गए तुम, म्यूट ऑल कर देता हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल की क्या क्या कैटेगरीज होती है। अब इस चैप्टर में जिन और मेजर डेफिनेशंस पे हम काम करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी व्हिच इज यू कैन से कि अगर आईआईटी जब अच्छे क्वेश्चन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म पे देता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी समय से, मतलब पिछले 25-30 सालों से आईआईटी का काफी फेवरेट टॉपिक रहा है। बार बार नए नए तरह की चीजें इसके अंदर वो क्रिएट करता है, तो हमारे लिए डेफिनेशन बेस्ड बहुत चीज इंपॉर्टेंट होगी। और जिसको डेफिनेशन और बेसिक समझ में आ गए, फिर चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आईआईटी क्रिएट करे, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वी शुड फोकस ऑन कि इसका फंडामेंटल आइडिया क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द न्यूक्लियोफिलिसिटी कैन बी डिफाइंड एज nucleophilicity can be defined as a combination of two properties. Number one, the ease of donation of electron cloud. It is the combination of two properties. Number one is ease of donation of electron cloud plus the rate of donation or attack. That means यहां मैं दूसरे डिफरेंस की बात कर रहा हूं, जो कि मैंने बोला था कि न्यूक्लियोफाइल की जो इनिशियल डेफिनेशन थी वो ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और कुछ लोग ये सोच सकते थे कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो लुईस बेस भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो पहला डिफरेंस तो उसे ये दिया गया था। Okay, someone has asked which type of nucleophile is strongest. Don't worry about the strength of nucleophiles right now. हम लोग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऊपर काफी चीजें करने वाले हैं, अभी के लिए स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये है द ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द रेट ऑफ डोनेशन या रेट ऑफ अटैक, दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर न्यूक्लियोफिलिसिटी बना। ओके, नाउ द ईज ऑफ डोनेशन का मतलब तो लगभग इतनी डेफिनेशन तो लुइस बेस से भी मैच कर रही है, क्योंकि लुइस बेस जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पहली बार नाम सुना था, तो वहां पर भी हमने यही सुना था कि जो आदमी अपने लोन पेयर को इजीली दान दे सकता है, इजीली किसी को डोनेट कर सकता है, वो अच्छा लुइस बेस है। ठीक है, उस अच्छा लुइस बेस होने के लिए सबसे कॉमन दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए तो अच्छा डोनेशन देगा, छोटा और डेंस एटम होगा तो अच्छा डोनेशन देगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह पर फिक्स्ड होगा। अगर किसी का लोन पेयर रेजोनेंस में भटक रहा है तो उसका डोनेशन दे पाना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें तो लुइस बेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आ गया, दैट इज द रेट ऑफ डोनेशन या रेट ऑफ अटैक। ना रेट ऑफ अटैक का मतलब ये हुआ कि एक आदमी डोनेशन तो देना जानता है, लेकिन रिएक्शन के वक्त उसको किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण किसी ने ब्लॉक कर दिया या उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन को बहुत स्लो डाउन कर दिया, तो एक अच्छा डोनर भी हो सकता है कि रिएक्शन के दौरान अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना बन पाए। ओके, और आई शुड कम अप विद द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। वो ये आ गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ kinetic property, whereas basicity is a thermodynamic property. इसका मतलब किसी भी बेस का स्ट्रॉन्ग या वीक होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसने डोनेशन में कितना समय लगाया था, कितना टाइम लगाया था, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इस चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कि डोनेट करने वाले आदमी को कहीं डोनेशन करते वक्त रोक तो नहीं लिया गया, कहीं उसको स्लो डाउन तो नहीं कर दिया गया, कहीं किसी ने उसको सराउंड करके उसकी स्पीड तो कम नहीं कर दी थी। ये सारे फैक्टर्स न्यूक्लियोफिलिसिटी को हैम्पर करेंगे, बेसिसिटी को हैम्पर नहीं करेंगे। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस आ गया बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूँ, कुछ इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह भी हम लोग बनाएंगे, बट एक चीज समझ में आ रही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और किसी आदमी की बेसिक स्ट्रेंथ में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके,
ना एक और खास बात आएगी, दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी is significantly significantly affected by the type of solvent taken. दैट मीन्स सॉल्वेंट बहुत बार एक न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को, उसके अटैक करने के तरीके को अफेक्ट करेगा, जबकि ये चीज किसी भी बेस को अफेक्ट नहीं करती है। बेस, अगर कोई स्ट्रांग आदमी है बेस का, तो वो पानी में भी स्ट्रांग है, और अल्कोहल में डाल दोगे तो भी आदमी स्ट्रांग रहेगा, या ईथर में डाल दोगे तो भी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल तरह तरह के मीडियम्स में अपनी स्ट्रेंथ को वेरी करेगा। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल की डिपेंडेंस है सॉल्वेंट के ऊपर, बेस की डिपेंडेंस सॉल्वेंट पर नहीं है। तो धीरे धीरे करके हमारे न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट होते जा रहे हैं। ओके, नाउ हमने सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखी, हमने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन देखी, छोटे छोटे उनके बेसिक्स देख लिए कि क्या क्या उसकी कैटेगरीज हैं। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना चाहूं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, राइट डाउन द डेफिनेशन, whenever whenever a nucleophilic reagent whenever a nucleophilic reagent attacks on whenever a nucleophilic reagent attacks on a carbon and substitutes another electron rich species. Whenever a nucleophilic reagent attacks the carbon and substitutes या replaces another electron rich species which was already connected to that carbon, then the reaction is called as nucleophilic substitution. I repeat, whenever a nucleophilic reagent attacks the carbon and replaces another electron rich species which was already present on that carbon, then the reaction is called as nucleophilic substitution. Okay, अब इस चीज का रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे लिखता हूं, कार्बन पे एक Lg लगा हुआ है, Lg इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप खुद जो होगा वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इस कार्बन पे 3 और बॉन्ड्स बने हुए हैं। हम अभी के लिए ध्यान रखेंगे कार्बन sp3 होना चाहिए अगर आप SN पढ़ रहे हो तो, ठीक है। आने वाले क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि sp3 के अलावा अगर कोई sp2 या sp कार्बन होगा तो हमें कैसी तकलीफ आने वाली है, या उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम मान के चलेंगे, हम अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केवल और केवल sp3 कार्बन की नजर से ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक sp3 कार्बन जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप लगा हुआ था, उस लीविंग ग्रुप वाले ग्रुप पर कार्बन पे एक न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस आया। दिस इज द सिंबल फॉर न्यूक्लियोफाइल। इस सिंबल का ये मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इस सिंबल का सिर्फ ये मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। और अटैक के बाद में लीविंग ग्रुप की जगह कौन लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और लीविंग ग्रुप यहां से अलग हो गया। इस रिएक्शन का नाम रखा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अगर अभी तक सबको क्लियर है तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लो। किसी को कोई इशू है तो यू कैन रेज योर हैंड या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। यहां तक इसको नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, मैं यहां से आगे चलूंगा। यहां पर हमें ओके, आई एम गेटिंग वन आउट। सर रेट ऑफ डोनेशन, आरव विलाल तुमने पूछा है, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें उस पर अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके आरव, तुम बोल सकते हो अभी।
हाँ सर, आपने जो रेट ऑफ डोनेशन का एक्सप्लेनेशन दिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, और बेसिसिटी वाला वाला समझा नहीं मुझे। हाँ देख, ऐसा है, जब मैं रेट ऑफ डोनेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग भी ध्यान से उसको सुनो। रेट ऑफ डोनेशन का मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास एक एक्स नाम का एक न्यूक्लियोफाइल है जो अपने लोन पेयर किसी को डोनेट कर रहा है। ओके, वो एक्स स्पीशी जब डोनेशन करने के लिए कार्बन पर अटैक करने जा रही थी तो किसी ना किसी मीडियम में होगी, एक सॉल्वेंट होगा वहां पे। आरव, कैन यू लिसन मी? यस सर। हाँ, तो कोई ना कोई मीडियम वहां पे जरूर रहा होगा। अब मान लेते हैं कि मीडियम ऐसा था जिसने एक्स माइनस को रिएक्शन के दौरान अनसॉल्वेटेड जाने दिया। ओके, आरव, ट्राई नॉट टू म्यूट योरसेल्फ। ओके आरव, सर। अभी जब तक मैं हाँ हाँ सर। कह रहा हूँ तब तक तुम अनम्यूट ही रहोगे, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि मैंने एक एक्स नाम की स्पीशी को सॉल्वेंट में अनसॉल्वेटेड जाने दिया। अगर वो अनसॉल्वेटेड जा रहा है इसका मतलब उसको कोई रोक नहीं रहा। सॉल्वेशन का मतलब क्या था? जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स उसको सराउंड कर लेते। तो मान लो मैंने एक सॉल्वेंट ऐसा लिया जिसने एक्स माइनस को अटैक करते वक्त खुला छोड़े रखा, उसको किसी ने रोका नहीं। मतलब कि ऐसे आदमी का रेट ऑफ डोनेशन काफी अच्छा हो जाएगा। वहीं एक्स को मैंने दूसरे रिएक्शन में एक ऐसे सॉल्वेंट में डाल दिया जिसने एक्स को पूरी तरह से सराउंड कर लिया। चूंकि उसने सराउंड कर लिया तो एक्स का मूव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। और अब अगर उसका मूव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया तो वो डोनेशन देना तो चाहता है लेकिन उसको डोनेशन देने से रोका जा रहा है। इन हाँ दैट सर। केस वी विल बी सेइंग दैट द रेट ऑफ डोनेशन हैज बीन डिक्रीज्ड। ओके, ओके। या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो पहले से ही बहुत भारी भरकम है, उसको चल के जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, डोनेशन तो देना चाहता है बट चल के जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। दैट हाँ मीन्स सर। इसका ये मतलब हो गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में लोगों के चलने की स्पीड भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। तभी तो मैंने बोला कि इट्स अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑल्सो। दैट्स व्हाट वी मीन बाय रेट ऑफ डोनेशन। ओके, ओके सर। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो, आई एम लुकिंग आउट फॉर फर्दर जो मैसेजेस हैं। एक का है, विल द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट? यस, रेट ऑफ कैटलिस्ट जो कैटलिस्ट होगा वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, बट अभी हम लोग वो सारे फैक्टर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड देन देर इज रोहन मैथ्यू जो चलो मैं रोहन मैथ्यू को एक बार ही कर रहा हूँ। रोहन, नाउ यू कैन स्पीक। सर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरे ख्याल से बेटा अभी तक पूरी क्लास जो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ही चल रही है। ये जो नहीं सर, जो आपने लास्ट वाला जो हमने हाँ लास्ट वाला लास्ट स्टेटमेंट बार, है केवल वही ना? ठीक है। हाँ वही सर। अब इसके अंदर देख, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक लिविंग ग्रुप है यहाँ पर। लिविंग ग्रुप का मतलब वो आदमी जो कि पहले कनेक्टेड था और अब उसे हटा के कोई नया बंदा उसकी जगह ले रहा है। सब्स्टिट्यूशन का तो सिंपल मीनिंग अपने को पता है ना? हाँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक आदमी हट रहा है और दूसरा आदमी उसकी जगह ले रहा है, ठीक है? यस और सर। अगर हटाने वाला आदमी इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच आदमी एक दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच आदमी को ही तो हटाएगा। यस समझ में आ रही है बात? फुटबॉल में सर। अगर मैंने एक मिडफील्डर को सब्स्टिट्यूट किया तो बदले में मिडफील्डर ही भेजूंगा ना। यस सर। समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी आई थी तो वो किसी दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को हटा देगी उसकी जगह से और उसकी जगह ले लेगी। अगर ऐसा काम सक्सेसफुली हो गया तो हम उस रिएक्शन का नाम रख देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? यस। ओके, सो नाउ अगेन इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं एक अगला पॉइंट इसमें लिख रहा हूं, द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन या टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी आएगी। एनालॉजी कुछ ऐसी बना रहे हैं, मेरे पास RLG था जिसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल को भेजा और मैं चाहता हूं कि लीविंग ग्रुप यहां से हट जाए और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आकर बैठ जाए, लीविंग ग्रुप यहां से भाग जाए। ओके, ये चीज दो तरीकों से करवाई जा सकती है। पहला तरीका है कि मैं लीविंग ग्रुप को पहले हटा दूं, बदले में उसकी कुर्सी खाली हो जाए और फिर खाली कुर्सी पर आकर न्यूक्लियोफाइल बैठ जाए। बहुत ध्यान से सुनना, लिविंग ग्रुप पहले हट गया, बॉन्ड कुछ मोमेंट के लिए खाली रहा,
और फिर उस खाली बॉन्ड पर आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया. दिस इज फर्स्ट सिनेरियो. ओके, समवन इज हैविंग अ डाउट, ये डाउट देख लेते हैं. ओके निक्षय, जस्ट वेट फॉर दैट थिंग, आई विल रिपीट इट अगेन. ओके, डोंट वरी. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला टाइप हम देख रहे हैं कि लीविंग ग्रुप पहले अपनी जगह से हट गया, कुछ मोमेंट्स के लिए बॉन्ड खाली रहा और उसके बाद उस खाली बॉन्ड पर आकर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया. दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो दैट कैन बी पॉसिबल. ओके, द सेकेंड पॉसिबल सिनेरियो कैन बी कि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल एंटर हो और वही धक्का लगा लगा के लीविंग ग्रुप को हटा दे. इज इट क्लियर? दैट मीन्स मैं दो पॉसिबल सिनेरियोज को पहले मैं नाम लिख देता हूं. एक नाम आएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, वी विल कॉल इट एज SN1 एंड द सेकेंड टाइप विल बी नेम्ड एज SN2. यहां तक लिखने के बाद में आई एम मूविंग ऑन टू स्लाइड 2, नेक्स्ट स्लाइड, और वहां पर मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों का मतलब क्या है. ओके, नाउ राइट डाउन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. The nucleophilic substitution can be, can take place by any of the following mechanisms depending on various factors. We are right now, we will not be discussing those factors. ठीक है, depending on various factors, it can take place via any of the following mechanism. First scenario is the leaving group is removed prior to nucleophilic attack. It is removed prior to nucleophilic attack, therefore making a carbocation. अब दिस थिंग, ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को कार्बन से पहले ही तोड़ के अलग कर दिया तो बदले में कार्बन पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगी दैट वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ C+, मेकिंग अ कार्बोकेटायन. एंड देन न्यूक्लियोफाइल attaches to this C+, ताकि कार्बन का जो ऑक्टेट एक मूवमेंट के लिए इनकम्प्लीट हुआ था उसे अगले ही मूवमेंट पे न्यूक्लियोफाइल ने आकर वापस से कंप्लीट कर दिया. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो. द सेकंड पॉसिबल सिनेरियो इज कि इनकमिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड outgoing of leaving group is simultaneous. ये सेकेंड सिनेरियो हो सकता है. ओके, इन दोनों सिनेरियोज का मतलब क्या है? मैं एक एनालॉजी जिसकी मैं बात कर रहा था, मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी चला रहा हूं, जिस कंपनी में मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिस एम्प्लॉय का नाम A है, और मैं चाहता हूं उस एम्प्लॉय A को मैं एक एम्प्लॉय B से रिप्लेस कर दूं. ठीक है, अब चूंकि मैं किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी से रिप्लेस कर रहा हूं, इसलिए मेरे इस रिएक्शन का नाम सब्स्टिट्यूशन आ गया. अब मैंने रिप्लेसमेंट का तरीका ये सोचा कि ऐसा करते हैं, एम्प्लॉय नंबर A को सीधा टर्मिनेट कर देते हैं, सीधा उसको उसकी जगह से हटा देते हैं, और उसकी जो सीट है वो 2-4 दिन तक खाली पड़ी रहेगी, और उसके बाद में जो नया हायरिंग होगी वो आके उसकी सीट पर बैठ जाएगा. This is the first scenario that I can proceed. And the second possible thing is कि जब पहले वाला आदमी काम कर रहा है उसी दौरान मैं एक नए आदमी को भी हायर कर लेता हूं, और वो नया आदमी धीरे धीरे ऑफिस में अपनी जगह पक्की करता जाएगा और पुराने आदमी को उसकी जगह से हटाता जाएगा. That means there can be two possible methods to remove that particular employee A. या तो सीधा उसको हटा दिया और उसकी खाली कुर्सी पे 2 दिन बाद लाके किसी और को बिठा दिया, या किसी और को पहले बुला लिया और उसने धीरे धीरे A आदमी को वहां से निकाल दिया. और दोनों सिचुएशंस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी कि मैं कब कौन सा मेथड यूज करूं. हो सकता है
मेरी कंपनी में उस एम्प्लॉय ए को निकालने के बाद भी काम उतना ही स्मूथली चलता रहे 2-3 दिन तक, मुझे कोई परेशानी ना हो, और तब मैं ये कह सकता हूँ ठीक है 2-3 दिन के लिए अफोर्ड कर लूंगा इसके बिना भी, और फिर नए आदमी को बिठा दूंगा। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन में ये हो सकता था कि उस कुर्सी को मैं आधे घंटे के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकता था। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि एक एम्प्लॉय का जाना और दूसरे का आना साइमल्टेनियस करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। सिमिलरली एक रिएक्शन में भी कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी कि कभी हम लीविंग ग्रुप को पहले निकाल देंगे और फिर खाली पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल को लाएंगे, और कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारा न्यूक्लियोफाइल का आना और लीविंग ग्रुप का जाना हमें साइमल्टेनियस ही करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तीसरा एक और मेथड है जिसे हम आज नहीं पढ़ेंगे या आने वाली कुछ क्लासेस तक नहीं पढ़ेंगे। थर्ड मेथड थोड़ा सा स्पेशल है, दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। इसका डिस्कशन काफी दिनों बाद होगा, लेकिन आज उसको लिखकर छोड़ देते हैं। इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको लिख देता हूं SNI, और ये भी लिख देता हूं टू बी डिस्कस्ड लेटर। इसका डिस्कशन हम अपनी प्रेजेंट सेट ऑफ क्लासेस में नहीं करेंगे, हो सकता है इसका डिस्कशन आते आते हमारी फिजिकल क्लासेस ही स्टार्ट हो जाए, इतना लेट होगा ये। ओके, नाउ द फर्स्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड एज SN1, जिसका फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और दूसरे का नाम है SN2, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। Am I clear? This is substitution न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। अभी इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी है कि यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है और बायमोलिकुलर का मतलब भी क्या है। बहुत स्मूथली चलेंगे, धीरे बढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। सो दे कैन बी 2 बेसिक मेथड्स, वो हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर की एक हल्की सी सिर्फ हिंट देकर छोड़ रहा हूँ। हिंट ये है कि यहाँ पर जाने वाला आदमी और अटैक करने वाला आदमी दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक ही आदमी के किसी कोने पर तो लिविंग ग्रुप बैठा होगा और उसी आदमी के दूसरे किसी कोने पर न्यूक्लियोफाइल बैठा होगा, जो कि अंदर के अंदर ही दूसरे आदमी को हटा देगा। तो इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के तौर पे पढ़ा जाएगा। तीनों के तीनों रिएक्शंस ऑलमोस्ट मान के चलो जेई मेंस प्लस जेई एडवांस्ड प्लस जितने भी और एग्जाम्स आप दे रहे हो, चाहे आप बिट्स का दे रहे हो, चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जो भी आप एग्जाम दोगे, अगर उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस आए किसी भी एग्जाम में, तो 100% गारंटी है कि 10 में से 2 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पर्टिकुलर हिस्से में से आएंगे ही आएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दे विल ऑलवेज यूज दीज मेथड्स, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है 12th क्लास की, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेगा। ओके, नाउ अब हम छोटे छोटे फैक्टर्स लिख रहे हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। ओके, factors affecting the nucleophilic strength and न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर्स क्या होते हैं, किस किस ऑर्डर में कौन स्ट्रॉन्ग या किसे स्ट्रॉन्ग किसे वीक बोलते हैं, वगैरह वगैरह वाली बात है। ओके, तो पहले मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूं किसके बारे में, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर्स क्या होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, एंड दीज आर ऑल जनरल स्टेटमेंट्स, इनमें से किसी को भी एकदम एब्सोल्यूट रूल नहीं बनाओगे, दीज आर जनरल स्टेटमेंट्स। So generally, negative nucleophiles are stronger. Generally, negative nucleophiles are stronger than their neutral counterparts. इसका मतलब ये हुआ कि OH माइनस की स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होगी, NH2 माइनस की स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होगी, RO माइनस मतलब किसी एल्कोक्साइड आयन की स्ट्रेंथ
ROH से ज्यादा होगी सॉरी, या किसी SH माइनस की स्ट्रेंथ H2S से ज्यादा होगी. दिस इज द फर्स्ट जनरल पॉइंट, that generally negative nucleophiles are stronger than their neutral counterparts. इसमें मैं आपको एक पहले से एक अलर्ट दे रहा हूं, और वो अलर्ट ये है कि आप इस स्टेटमेंट को उल्टे सीधे कंपैरिजंस में नहीं लगाओगे. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक आदमी का OH माइनस ले लिया और कोई दूसरे आदमी का जो है वो ROH ले लिया. अब इनके बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए इनिशियल स्टेज में. धीरे धीरे इन्हें भी कंपेयर करने के तरीके देखेंगे. बट स्टेटमेंट मेरा ये कह रहा है, कोई भी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अपने ही न्यूट्रल काउंटर पार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. वो नेगेटिव किसी और न्यूट्रल को बीट करेगा या नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं. ओके, नाउ अप टू दिस स्लाइड आई एम अगेन वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स. किसी को भी इस पर्टिकुलर स्लाइड में से कुछ कॉपी करना है, कुछ पूछना है, दे कैन सेंड देयर डाउट्स. अदरवाइज 30 सेकेंड्स बाद मैं आगे मूव कर जाऊंगा. ठीक है, सो नो वन इज हैविंग अ डाउट. ओके, दर्शील यू हैव अ डाउट. मैं एक सेकंड अभी देख लेता हूँ. ओके दर्शील, नाउ यू कैन स्पीक. दर्शील यू कैन स्पीक. क्या डाउट है तुम्हारा? दर्शील. ओके, आई थिंक दर्शील तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. नॉट एबल टू लिसन. अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे बाद में व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी तुम्हारा डाउट है. ओके, निक्षय तुम्हारा पिछला क्वेश्चन क्या था भाई? निक्षय, मैंने फिर से बोला था कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की अभी टेंशन मत लो. मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ. निक्षय यू कैन स्पीक नाउ. हाँ सर, एक्चुअली मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैं कॉल से एग्जिट हो गया था, तो मैं सुन नहीं पाया था आपने क्या किया. कब से लेके कब तक एग्जिट हुए? सर, जब आप लीविंग ग्रुप का एक्सप्लेन कर रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस करता है, वहां पर एग्जिट हो गया था सर मैं. और वापस ज्वाइन, मतलब अभी ज्वाइन किया वापस उसके बाद में? हाँ सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे मैंने ज्वाइन किया वापस. ठीक है, बस इतना सा चल रहा था कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप को रिमूव करेगा. अब उसको रिमूव करने के दो मेथड से, या तो न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही लिविंग ग्रुप अपनी जगह से हट जाएगा, उसको SN1 बोलेंगे, या न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद लिविंग ग्रुप हटेगा, उसको SN2 बोलेंगे. वो दोनों केसेस अभी अपने डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, उसके अलावा सर. भी पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्डिंग की फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगी, तो अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को तुम वहां पर भी रिविजिट कर सकते हो. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. चलो. ओके, मैं वापस से म्यूट कर रहा हूँ. then there was ओके दर्शील, तुम्हारा डाउट मैं आंसर कर रहा हूँ. तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आई थी, लेकिन तुमने अपना डाउट लिख के भेज दिया. कैन यू गिव एन एग्जांपल वेयर द न्यूट्रल काउंटर पार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल? यस, जैसे ऐसा हो सकता है, काउंटर पार्ट नहीं होगा वो. काउंटर पार्ट बिल्कुल नहीं होगा. काउंटर पार्ट कभी भी कोई भी ए न्यूट्रल अपने ए नेगेटिव को बीट नहीं कर पाएगा. लेकिन शायद तक किसी और का न्यूट्रल, जैसे कि H2O के लोन पेयर, H2O न्यूट्रल आदमी है, लेकिन वो शायद I माइनस को बीट कर सकता है जब कभी अटैक करने की बारी आएगी. H2O विल बी अ बेटर अटैकर एज कंपेयर टू I माइनस. दैट मीन्स न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कैन बीट नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, बट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बीट इट्स ओन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, कभी भी ए न्यूट्रल ए नेगेटिव को बीट नहीं कर पाएगा, बट ए न्यूट्रल शायद किसी और बी नेगेटिव को बीट कर सकता है. दैट वाज माय पॉइंट. ओके, जस्ट लुकिंग फॉर द लास्ट, अगर कोई और डाउट्स है तो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ. ओके दर्शल इज क्लियर. एंड if the negative neutral component be of the same ion like OH minus, then who will be stronger in such case? ये चीज भी अपने आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं. हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स काफी डिटेल में आने वाला है. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके ओके, so I'm moving on to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए.
अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा पहला जनरल पॉइंट आ चुका था कि जनरली नेगेटिव लोग जो है वो अपने ही न्यूट्रल वाले लोगों से अच्छे होते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट, जनरली localized electron pairs are more nucleophilic than delocalized. इसका कहने का मतलब है कि अगर कभी CH3- किसी को डोनेशन देने जा रहा है और दूसरी तरफ कोई ऐसा आदमी है डबल बॉन्ड विद अ माइनस, अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन उनमें से जो सेकंड वाले का जो माइनस है वो तो रेजोनेंस नाम की आवारागर्दी में भटक रहा है, जबकि CH3- का जो अपना लोन पेयर है वो पूरी तरह से एक जगह पर फिक्स बैठा है. इसका मतलब जब डोनेशन की बारी आएगी तो जो सेकंड अनायन है उसकी तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पूरे एरिया में, मतलब कि वो फोकस तरीके से डोनेशन नहीं दे पाएगा, जबकि पहले वाले आदमी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह पर फिक्स है. तो इसका मतलब लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादातर केसेस में मोर न्यूक्लियोफिलिक निकलेगा. राइट नाउ हम लोग सबके जनरलाइज स्टेटमेंट लिख रहे हैं. आप लोग एक्सेप्शंस या स्पेशल केसेस की टेंशन 1% भी मत लो, क्योंकि अगर पिछले 20 सालों की बात करेंगे तो क्वेश्चंस हमेशा एब्सोल्यूट स्केल पर आते हैं, ना कि किसी स्पेशल एक्सेप्शन पे. केमिस्ट्री का सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि वहां पर कोई ट्रिक नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ. ओके, सो द स्टेटमेंट इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन डीलोकलाइज्ड वन. इसी के अंदर दूसरा एग्जांपल ये देता हूं. देयर इज एल्कोक्साइड आयन RO- और इसी का कंपैरिजन हो रहा है PHO- के साथ. तो RO- में भी ऑक्सीजन किसी को डोनेशन देना चाहता है अपने लोन पेयर का, और PHO- में भी वो किसी और को डोनेशन दे सकता है, लेकिन PHO- के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी है कि इसका जो माइनस चार्ज है वो बेंजीन के कारण रेजोनेंस में भटक गया है. चूंकि वो बेंजीन के कारण रेजोनेंस के कारण डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो किसी आदमी को फोकस्ड डोनेशन नहीं दे पाएगा, इसलिए RO- बिकम्स द बेटर डोनर. सेम थिंग हैपेंस विद अगर कोई RNH2 है और एक तरफ मेरे पास PHNH2 है, तो दोनों जने लोन पेयर लेके बैठे हैं. ये भी किसी को डोनेशन दे सकता था और ये भी डोनेशन दे सकता था, लेकिन PHNH2 का लोन पेयर रेजोनेंस के चक्र में फंस चुका है, इसलिए डोनेशन देने की ज्यादा अच्छी बारी RNH2 की आ जाएगी. तो हमारा इस स्टेटमेंट का जो तीनों एग्जांपल्स भी उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, और स्टेटमेंट का एक जनरलाइज फॉर्म क्या आ गया, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स are better donors, yeah, they are more nucleophiles, more nucleophilic as compared to the delocalized ones. Okay, now coming to the third general point. The third point will be third point is okay, someone is out एक point का. Okay, it's understood. Okay, third point हमारा आएगा कि across the period nucleophilic strength decreases across the period. Okay, इसका मतलब CH3- will be a better donor as compared to NH2-, better donor than OH- and better donor than F-. ओके, इस चीज को हालांकि मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वर्ड पर्सनली अच्छा फील नहीं करता हूँ, बट हाँ ठीक है, ज्यादातर लिटरेचर उसको ऐसा लिखता है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है. इसके लिए एक रीजन दे दिया जाता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस. अब यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज करना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में ही एक थोड़ा सा खराब कंसेप्ट हो जाता है. मुझे इसको ऐसे बोलना चाहिए कि जैसे जैसे मैं पीरियड में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे Z इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा था. नाउ Z इफेक्टिव का मतलब था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा,
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इच्छा होती है कि वो अपने लोन पेयर्स या अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्ट्रांगली होल्ड करके रखे। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो अपने लोन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड करके रखना चाहेगा। सिंस वो अपने लोन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड करके रखना चाहता है, इसलिए उसकी डोनेटिंग एबिलिटी कमजोर होती जाएगी। सो दैट इज द एक्चुअल रीजन कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होती है। ओके इसी चीज को मैं थर्ड का ही एक एक्सटेंशन पॉइंट एक और लिख देता हूं कि अगर मैं sp3 कार्बन अगर माइनस लेके बैठा हो, एक sp2 कार्बन अगर माइनस लेके बैठा हो और एक sp कार्बन अगर माइनस लेके बैठा हो, तो जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया CH3 CH2 माइनस वर्सेस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस वर्सेस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। मैंने 3 एग्जांपल ही ले लिए। तो इनमें से पहले वाले का अटैक करने का तरीका दूसरे वाले से स्ट्रांग और दूसरे वाले का तीसरे वाले से स्ट्रांग। बहुत सिंपल सा रीजन हो सकते हो कि मैंने S करेक्टर या S परसेंटेज बढ़ा दी अगर, तो S परसेंटेज बढ़ने का मतलब यही होता था कि मैं न्यूक्लियस का करेक्टर बढ़ा रहा हूं, और न्यूक्लियस का करेक्टर बढ़ेगा तो एक तरह से नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी बजाय उसको डोनेट करने के। सो दैट इज द रीजन अक्रॉस द पीरियड वाला पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन हो रहा है, और साथ में एक दूसरे एग्जांपल के साथ में और रिलेट कर दिया ताकि आपको परसेंटेज एस करेक्टर वाला पॉइंट भी समझ में आ जाए। ओके ओके समवन इज आस्किंग व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय फोकस्ड डोनेशन। ये फोकस्ड डोनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास एक एटम लोन पेयर कैरी कर रहा है और वो किसी को डोनेट करना चाहता है, और अगर वो लोन पेयर केवल उसी एटम पे बैठा है तो वो डोनेशन आराम से कर सकता है। लेकिन अगर वो लोन पेयर मल्टीपल एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ड्यू टू सम रेजोनेंस, तो इसका मतलब डोनेशन करते वक्त उस इलेक्ट्रॉन पेयर की वहां प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। इसलिए हम बोलते हैं कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैक ज्यादा अच्छा करेंगे क्योंकि वो फोकस्ड हैं, वो एक ही जगह पर फिक्स्ड हैं, और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स मल्टीपल जगहों पे, इसलिए उनकी एक जगह पर रहकर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। That is the meaning of focused electron donation. Okay. Okay. Ali Malik, you're saying that last example repeat कर दो। ठीक है, मैं लास्ट एग्जांपल मैंने जो लिया था वो ये sp3 कार्बन का लिया था। मैं फिर से यही बता रहा था कि यहाँ पर CH3 CH2 माइनस में the carbon which is carrying the electron pair, that carbon is sp3, मतलब कि उसमें 25% s करेक्टर है। जब मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव आ रहा है तो मेरे पास जो कार्बन कैरी कर रहा है माइनस को वो sp2 है जिसके अंदर 33% s करेक्टर है, और जब मैं उसको CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस पे ले रहा हूं तो वो sp कार्बन है जिसमें 50% s करेक्टर है। तो जितना ज्यादा s करेक्टर वहां पर आता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब कि डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सो दैट इज वाई sp3 वाला आनायन सबसे अच्छा, फिर sp2 वाला और फिर sp वाला। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर से वही 30 सेकेंड्स का गैप जस्ट टू सी दिस स्लाइड। किसी को कोई भी दिक्कत है उसको मैसेज या रेज हैंड या किसी भी फॉर्म में आप मुझे बता सकते हो। अली मलिक को समझ में आ गया? एनीवन हु इज हैविंग अ डाउट इस पर्टिकुलर 30 सेकेंड्स की ड्यूरेशन में भेज सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स, अपनी क्लास बुक क्लास कॉपी के अंदर नोट करते चलो, पीडीएफ और वीडियो शेयर हो जाएंगे आपको। चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन जो है, हमने अभी तक जो फैक्टर देखे कि एक आ गया था अपने पास अक्रॉस द पीरियड वाला, वो हमने और देख लिया। अच्छा, अब उसी के अंदर हमारे पास एक पॉइंट और आता है। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, मतलब ये सबसे खास पॉइंट्स में से एक है फोर्स प्रॉपर्टी, वो आता है सॉल्वेंट इफेक्ट।
हालांकि मैं इसका आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा सॉल्वेंट इफेक्ट का, वो मैं उसकी डिटेल नहीं लूंगा। सॉल्वेंट इफेक्ट बार बार हमारा सामने आता जाएगा और चीजें बेटर होती जाएंगी। ओके ओके, समवन इज आस्किंग अ वेरी डम क्वेश्चन, मैं उसका नाम नहीं जान रहा हूँ। sp3 इज बेटर बट वोंट डोनेट रेडिली, सो sp वुड बी द बेस्ट डोनर। नो, ये जिसका भी डाउट था उसका आंसर यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, नो। क्योंकि जो sp3 कार्बन है, जब ये माइनस कैरी करेगा, तुम्हें पता है कि sp3 कार्बन को नेगेटिव होल्ड करना नहीं आता है ना, इसको नेगेटिव चार्ज होल्ड करना आता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज एस है वो केवल 25% है। मतलब कि इसे माइनस चार्ज को कैरी नहीं करना आता। और डोनेशन वही अच्छा कर सकता है ना जिसको अपना लोन पेयर नहीं संभालना आता। संभालना नहीं आता इसका मतलब डोनेशन दे देगा, और जिसको संभालना आता है वो क्यों डोनेशन देगा? इज इट क्लियर? So sp3 carbon, sp3c minus is the best donor, then sp2c minus and then spc minus. ओके, तो जिसका भी ये छोटा सा कंफ्यूजन शुरुआत में भी आ रहा है तो उसको शुरू में ही किल कर लो। ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन नहीं आने चाहिए। फिर भी अगर किसी को रहता है तो क्लास के बाद में मुझसे जरूर कांटेक्ट करोगे, ठीक है? ये चैप्टर मिसकंसेप्ट्स नहीं बनाएगा, इस चीज की गारंटी अपने लेके चलेंगे, ठीक है? चलो, now coming to the solvent effect, this is considered to be one of the most important features of this chapter, जिसके लिए मैंने बोला था कि एक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर मुझे सबस्ट्रेट में इंटरेस्ट है, मुझे रिएजेंट में इंटरेस्ट है, आने वाले समय में प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। सॉल्वेंट काफी कम ऐसे रिएक्शन है, या इनफैक्ट मैं कहूंगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा खास रिएक्शन है जहां पर मैं इस बात पर ध्यान देता हूं कि मैं कौन से मीडियम में काम कर रहा हूं, whether I am working in aqueous medium, whether I am working in some alcoholic medium, या मैंने कोई ईथर का मीडियम चुना था, या कहीं मैंने कोई नॉन पोलर मीडियम तो नहीं चुन लिया था। दैट मीन्स सॉल्वेंट रिएक्शंस में फर्क डालता है, लेकिन इतना डिटेल में फर्क डालता है वो केवल और केवल एसएन में पढ़ा जाता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट कि सॉल्वेंट के टाइप्स क्या है जो हम यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट में पहले हो सकते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, and there can be non-polar solvents. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की लिस्ट में तो जैसे आ गया बेंजीन इज अ काइंड ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, कभी कभार हम CS2 यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनफैक्ट टोलुइन इज नॉट परफेक्टली नॉन पोलर, बट इसको हम ऑलमोस्ट नॉन पोलर की तरह से यूज कर लेते हैं, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। साइक्लोहेक्सेन एज अ सॉल्वेंट, ओके, ये सारे हमारे वो सॉल्वेंट्स हैं जो कि हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की तरह से ट्रीट करते हैं, और इनके अंदर कोई खास पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है? तो इन रिएक्शंस या इन सॉल्वेंट्स का हम लोग कहेंगे दे हैव नो यूज इन SN। कारण ये है, जब आप SN की बात कर रहे हो मतलब कि आप लोगों को प्लस माइनस या डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में तोड़ने वाले हो, ठीक है? अगर हम पार्शियल प्लस माइनस या कंप्लीट प्लस माइनस की बातें कर रहे हैं, मतलब कि हमें तो आयंस की बातें करनी है, आयंस की या चार्जेस की या हेट्रोलिटिक जिसको हम बोलते हैं, प्लस माइनस में लोगों को सेपरेट करना। ऐसा काम करने के लिए मेरे पास पक्की बात है मीडियम तो पोलर होना ही चाहिए। नॉन पोलर मीडियम होगा तो वो मुझे कैसे लोगों को प्लस माइनस में डिवाइड करने की परमिशन देगा? ओके, तो अगर मैं पोलर मीडियम की बात करूं तो पोलर में हमने फर्दर एक डिवीजन कर दिया, and that division is called as polar protic solvent and polar aprotic solvent. Now what are this protic and aprotic? Protic solvent का मतलब है जो आदमी पोलर भी हो और H प्लस भी अपने साथ रखता हो, जैसे कि वाटर, इसका डाइपोल मूवमेंट भी बहुत अच्छा है और साथ में इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। दैट मीन्स इसके हाइड्रोजन पे अच्छा खासा डेल्टा प्लस, या इसके हाइड्रोजन से मुझे उम्मीद है कि कभी ये H प्लस बन सकता है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सॉल्वेंट अच्छा खासा डाइपोल मूवमेंट है और हाइड्रोजन पे अच्छी खासी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन इज अगेन कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
ओके। सिमिलरली एक ऐसा सॉल्वेंट हो सकता है मेरे पास अमोनिया। अमोनिया में भी हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, मतलब अच्छा खासा डेल्टा प्लस है। ऐसा ही एक आदमी हो सकता है अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, मतलब कि वो भी डेल्टा प्लस है। ये ऐसे लोग हैं जो सॉल्वेंट हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा डाइपोल मूवमेंट है। ये ऐसे लोग हैं जो कभी समय आने पर अपने हाइड्रोजन को H प्लस जैसा बनने के लिए परमिशन दे सकते हैं। सो सच सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। दे आर कॉल्ड एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। शॉर्टकट में हम इनको PPS लिखते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। The second type is polar aprotic ones. एप्रोटिक वाले कौन से लोग हैं? जैसे कि मेरे पास हुआ ROR। अब ROR मतलब कि एक ईथर है। ईथर के अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट है, क्योंकि ईथर का स्ट्रक्चर क्या है? sp3 ऑक्सीजन है, तो ऐसा बेंड स्ट्रक्चर है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट तो एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये नॉन पोलर आदमी तो नहीं है। द डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये पोलर आदमी है। बट इसके पास H प्लस प्रेजेंट नहीं है। कोई ऐसा हाइड्रोजन ईथर के अंदर प्रेजेंट नहीं है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता। सो दैट इज द रीजन ईथर्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, बट दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस। दूसरा ऐसे ही एक एग्जांपल हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसमें अच्छा खासा डाइपोल मूवमेंट है। मैं बोल सकता हूं डाइपोल इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द मॉलिक्यूल इज पोलर। बट अगेन आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। दैट मीन्स इस आदमी के पास भी H प्लस देने के चांस नहीं है। तो इसका नाम भी किस में आ जाएगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ethers are also called as polar aprotic solvent. Protic was used for H plus, और जो H plus ना दे पाए वो aprotic। ठीक है। फर्दर एग्जांपल्स इसी लिस्ट के हैं। वन एग्जांपल इज कॉल्ड एज DMF। ये एग्जांपल नोट कर लोगे। DMF इज अ फुल फॉर्म है इसका, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड विच इज C डबल बॉन्ड O N, N पे एक मिथाइल, N पे दूसरा मिथाइल, और कार्बन पे लगा हुआ है H। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। यहां अगर आप देखते हो तो जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू कार्बन, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं है, मतलब कि ये हाइड्रोजन H प्लस बनने के तो लायक है नहीं, और कहीं ऐसा कोई हाइड्रोजन है नहीं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो। दैट मीन्स ये आदमी पोलर तो है, डाइपोल तो इसका दिखाई दे रहा है, पोलर तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पास H प्लस देने के चांस नहीं है। इसलिए DMF को हम यूज करते हैं एज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, नाउ समवन इज शेयर्ड समथिंग। सर पोलर एप्रोटिक फिर से एक्सप्लेन करो। पहले तो रिदम तुम्हारा जो डाउट है, DMF का फुल फॉर्म मैंने स्क्रीन पे लिख भी दी है, मैं फिर से उसको बोल देता हूँ। दिस इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। जैसे फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड का ही मैंने अमाइड बना दिया तो नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड, और फॉर्मामाइड के नाइट्रोजन पे दोनों पे मिथाइल लगा दिया तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और पोलर एप्रोटिक जो कह रहा है दोबारा एक्सप्लेन करना है। फंडा सिर्फ ये है कि उसके पास डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, और कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। ऐसा कोई भी हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ईथर में डायपोल मूवमेंट है, बट देयर इज नो हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। एसीटोन में डायपोल मूवमेंट है, बट देयर इज नो हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। अमाइड में DMF के अंदर डायपोल मूवमेंट है, बट देयर इज नो हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो भी हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता है, केवल वही H फ्यूचर में H प्लस बनने का सपना देख सकता है। दैट इज वाई DMF इज एप्रोटिक, ईथर्स आर एप्रोटिक, एसीटोन और एनी कीटोन इज एप्रोटिक। ओके, तो सॉल्वेंट इफेक्ट शुरू करने से पहले हमने ये समझा कि सॉल्वेंट कितने तरह के हो सकते हैं। हमें जो हमारा जो इंटरेस्ट है,
हमारा इंटरेस्ट केवल पोलर के अंदर में है। ओके, हमें नॉन पोलर में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, हमें केवल पोलर सॉल्वेंट में इंटरेस्ट था। और पोलर सॉल्वेंट के अंदर प्रोटिक एज वेल एज ए प्रोटिक दोनों ही हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, नाउ एक स्टेटमेंट लिखो, और इस स्टेटमेंट के बाद मैं क्लास को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा, यहां तक की चीजों को पहले ग्रैस्प करोगे। इस क्लास के बाद में मैं तुम्हें कुछ पीडीएफ भेजने वाला हूं, वो पीडीएफ जो पेज मैं बोलूंगा केवल वही पेज पढ़ोगे, अगर उसके अलावा कुछ भी पढ़ोगे तो अगली क्लास में बैठना बिल्कुल बर्बाद है। जितने पेज बोलूंगा उतने ही पेज पढ़ने हैं, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा। ठीक है, वो पीडीएफ में क्लास के बाद में लास्ट में शेयर करूंगा अपार्ट फ्रॉम द नोट्स। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट आपको लिखना है, और उस स्टेटमेंट के बाद में हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। राइट डाउन, द सॉल्वेंट प्लेज अ मेजर रोल, the solvent plays a major role during the nucleophilic substitution reactions. It plays a major role during the nucleophilic substitution reactions. Second point इसी के अंदर, in general the polar protic solvents, in general the polar protic solvents will try to, the polar protic solvents will try to surround the incoming nucleophile, surround the incoming nucleophile because of the delta positive charge of hydrogen of the solvent. I repeat, in general polar protic solvents will try to solvate the incoming nucleophile because of the delta positive charge of the hydrogen of solvent. Okay, someone has sent something in chat. A polar protic, साहिल भोई, polar protic वो था जिसके अंदर पोलैरिटी के साथ साथ H प्लस देने की भी टेंडेंसी हो, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, जो मेरे पास वाटर या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जो कर रहा है। ओके, रिदम यू आर आस्किंग द रिपीट फर्स्ट पॉइंट। एक सेकंड के लिए मैं दोबारा से फर्स्ट पॉइंट वही वाला बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट का जो मैंने पॉइंट बोला है। द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट generally have the tendency to solvate the incoming nucleophile by या due to the hydrogen of the solvent। यानी कि हुआ क्या, ध्यान से बोर्ड पर देखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जा रहा हूं, वहां पर तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। हुआ ये कि एक न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस आ रहा था, अब Nu माइनस ठहरा इलेक्ट्रॉन रिच आदमी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच था और लेटस से ये पानी में तैरता हुआ आ रहा था। अब पानी जो है, पानी के हाइड्रोजन के पास अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब चूंकि हाइड्रोजन के पास अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके डेल्टा पॉजिटिव की नजर पड़ी न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि धीरे धीरे इसके पास आने लगेंगे ये लोग, और ये सब आके धीरे धीरे इसके ऊपर एक सॉल्वेशन कर लेंगे, इसको घेर लेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे। ओके, और जैसे ही इसको सराउंड करने लगेंगे तो न्यूक्लियोफाइल एक तरह से भीड़ में छुप जाएगा, या उसको कई लोग सराउंड कर लेंगे तो उस बेचारे का मूव कर पाना मुश्किल होगा। दैट मीन्स ये सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के फ्री मोशन को बड़ा स्ट्रांगली अफेक्ट करने वाला है। सो आई कैन से दैट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन कर देता है। देयरफॉर जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होती है उसको सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करने का काम करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
ओके हम अपनी अगली क्लास के अंदर बहुत और डिटेल में जाने वाले इन पॉइंट्स के, अभी तो सिर्फ इनिशियल आइडिया लिखकर छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि अकेले सॉल्वेंट इफेक्ट पे हमारा अच्छा खासा टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर लगेगा. ओके एंड राइट ऑन द सेकंड स्टेटमेंट, द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, the polar aprotic solvent, the polar aprotic solvent cannot surround the incoming nucleophile. The polar aprotic solvent cannot surround the incoming nucleophile. Therefore, the mobility of nucleophile is unaffected. यानी कि अगर कोई तेज आदमी भागता हुआ आ रहा था तो वो तेज ही भागता रहेगा, स्लो आ रहा था तो स्लो ही रहेगा. सॉल्वेंट उसकी स्पीड को ऑल्टर नहीं करेगा अगर वो सॉल्वेंट एप्रोटिक है तो. ओके तो एप्रोटिक सॉल्वेंट it will not affect the mobility या it will not affect the speed of incoming nucleophile. जबकि प्रोटिक आदमी जो था वो लोगों को सराउंड करके उनकी स्पीड्स को ऑल्टर कर सकता था. और ये चीज मैं थोड़ी सी जो तुम्हारे कॉमन सेंस पे छोड़ूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम इसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इसको अपने तरफ से इंटरप्रेट भी करो. राइट नाउ मैं खुश, यू आर हैविंग अ डाउट? ओके खुश, यू कैन स्पीक नाउ. Sir, can you tell me once again, explain the thing, how does that strength of nucleophile decrease due to in a polar protic solvent? ऐसा है, अगर कोई आदमी बहुत छोटा अनायन था, लेट अस एक छोटा न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, वो छोटा सा न्यूक्लियोफाइल भागते हुए आ रहा था लेकिन सॉल्वेंट ने उसको सराउंड कर लिया. तो पहले तो छोटा आदमी बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने उसको सराउंड कर लिया, अब वो बेचारा बहुत स्लो हो गया चलने के मामले में. मतलब कि एक फास्ट आदमी को पोलर प्रोटिक आदमी ने स्लो कर दिया, इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ स्लो कर दी या डिक्रीज कर दी. जबकि एप्रोटिक आदमी उसको सराउंड ही नहीं कर सकता था, तो जब सराउंड नहीं कर सकता है तो उसकी स्पीड को चेंज भी नहीं करेगा. ओके तो आर्यन, यू आर आस्किंग द एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो रहा है. देखो एप्रोटिक का एग्जांपल लिख रहा हूं. देयर इज CH3, इसको हटा देता हूं, CH3O CH3, दिस इज ईथर. और लेट अस से मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल आया, उस न्यूक्लियोफाइल के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे तो बेचारे पे डेल्टा प्लस है ही नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो कार्बन से कनेक्टेड था. अगर हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन को न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्ट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है. कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल फ्रीली मूव कर रहा है जब एप्रोटिक सॉल्वेंट में वो तैरता हुआ आया. लेकिन यही न्यूक्लियोफाइल जब पानी में तैरता हुआ आया था, तो पानी में हाइड्रोजन के डेल्टा प्लस ने इसको सराउंड किया. सराउंड करने का मतलब इसकी चलने की स्पीड को उसने कम किया. ठीक है, अब मैं अगर इसको एक लास्ट एनालॉजी, हालांकि उसका चलो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना सोच के चलो कि जिस आदमी पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा था, वो इस न्यूक्लियोफाइल को चलने से रोकेगा, और अगर वो इसको चलने से रोकेगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो जो पोलर प्रोटिक लोग थे वो न्यूक्लियोफाइल्स को चलने में तकलीफ देंगे, जबकि एप्रोटिक आदमी कहेगा जिस स्पीड से चलना चाहता है वैसे चल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है न्यूक्लियोफाइल को रोकने में. ओके सो दैट इज द थिंग जो एप्रोटिक वाला आदमी फॉलो करता है. ओके नाउ अप टू स्लाइड नंबर 8, मैं आपको ये सारी की सारी चीजें क्लास के बाद में शेयर भी कर दूंगा. ठीक है, और एक सेकेंड, मैं अपनी सारी की सारी स्लाइड्स